तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू mvidyarthi.com। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम पर क्लास नंबर 6, जिसके अंदर हम धारा नंबर 41 से लेकर धारा नंबर 45 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 5 लेक्चर हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमारी 40 धाराएं कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। सीक्वेंस में आपको सारे वीडियो मिलेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और धारा नंबर 41 से लेकर धारा नंबर 45 हम देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने एम विद्यार्थी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। चैप्टर नंबर 2 नगर पालिकाओं का गठन और शासन, आज की क्लास में धारा नंबर 41 से 45 पढ़ेंगे। इसका पूरा नोट्स, टुडे क्लास नोट्स अवेलेबल ऑन वेबसाइट एंड टेलीग्राम, दोनों जगह आपको मिलेगा। टेलीग्राम पे क्लास के अपलोड होते ही तुरंत यहाँ पे नोट्स आपको अपलोड हो जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। बट वेबसाइट पे थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे पहले दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप लिंक पे क्लिक करना, कंटेंट चेक करना, कंटेंट पसंद आए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, अदरवाइज मत करना, वो आपका डिसीजन है। ओके, तो शुरू करते हैं। नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्जेज नहीं है। ओके, अभी हम देखते हैं हमारी धारा नंबर 41। अब देखो धारा नंबर 41 के अंतर्गत क्या बताया गया है। ये देखो धारा नंबर 41 में बताया गया है, धारा 39 धारा 39 के अधीन, धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता। देखो अगर किसी सदस्य को या तो धारा 39 के तहत हटा दिया गया हो या धारा 40 के अंतर्गत जांच निष्कर्ष उसके प्रतिकूल है, तो ऐसे सदस्यों को 6 वर्ष तक चुनाव वो नहीं लड़ पाएगा, उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखो धारा नंबर 39 और धारा नंबर 40 जब मैंने आपको पढ़ाई थी उस टाइम आप याद करो, वहां पे बताया गया था कि अगर कोई भी पिटीशन फाइल करता है, कोई भी वहां पे अगर फर्जीवाड़ा करता है, फ्रॉड करता है, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे टीम बैठती है, पूरी जांच होती है और जिसके बाद में अगर वो यहाँ पे दोषी साबित होता है तो उसको यहाँ पे अगले 6 वर्षों तक हटा दिया जाएगा। यानी कि वो यहाँ पे 2 चुनाव नहीं लड़ पाएगा, एक तो करंट वो चुनाव जो अभी चल रहा होगा और एक आने वाला नेक्स्ट अगला चुनाव, यानी कि अगले 6 सालों के लिए 2 चुनावों के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। धारा नंबर 41 में सिर्फ इतना बता रखा है। धारा नंबर 42 देखो, धारा नंबर 42 में क्या बता रखा है, इसको समझ लो अच्छे से। धारा नंबर 42 पहले मैं ये लैंग्वेज पढ़ देता हूँ, जिसके बाद में आपको मैं समरी बताऊंगा ना। धारा नंबर 42 में बताया गया है, किसी नगर पालिका में सदस्य का पद और सांसद या राज्य विधानसभा, राज्य विधानमंडल या पंचायती राज संस्था की सदस्यता एक साथ धारण करने पर प्रतिबंध, अर्थात कोई सदस्य एक साथ दोनों पद धारण नहीं कर सकता। सीधी सी बात, सिंपल सी ये बात है कि कोई एक आदमी, कोई एक व्यक्ति एक साथ 2, 3, 4 जगह पर काम नहीं कर सकता। वो ओनली सिंगल जगह पर, एक ही जगह पर काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि भाई साहब वो नगर पालिका का भी सदस्य है, वो संसद का भी सदस्य है, वो राज्य विधानमंडल का भी सदस्य है, वो पंचायती राज का भी सदस्य है। ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो ये बिल्कुल इलीगल है। फिर उसको यहाँ पे 14 डे का टाइम दिया जाएगा। अगर मान लो उसने ऐसा कर भी लिया, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो उसको पता नहीं है, उससे जानबूझ के नहीं किया, उससे गलती से हो गया कि मान लो भाई कोई आदमी है जो कि पंचायत में भी, कोई पंचायत का सदस्य भी है और वो नगर पालिका का सदस्य भी है, बाई मिस्टेक उससे ऐसा हो गया, तो उसका 14 डे का उसको टाइम मिलेगा कि वो कोई भी एक जगह जाकर अपना त्याग पत्र सौंप दे। अगर उसको नगर पालिका में काम करना है तो बाकी वो दूसरी जगह कहीं भी काम कर रहा है, दूसरी जगह का कहीं का भी सदस्य है, तो वो दूसरी जगह जाकर 14 डे के अंदर अंदर वो यहाँ पे त्याग पत्र सौंप दे तो ही वो यहाँ पे काम करेगा नगर पालिका में। अदरवाइज उसको फिर परमानेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 14 डे का टाइम होता है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ सकते हो। अगर कोई सदस्य एमएलए या एमपी पंचायत राज का सदस्य है और किसी नगर पालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो 14 दिवस यानी कि 14 दिवस की समाप्ति पर वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा। क्लियर बता रखा है। जब तक कि एमएलए एमपी पंचायत राज से त्याग पत्र नहीं दे दे, जब तक वो त्याग पत्र नहीं दे देगा दूसरी जगह पर, तब तक वो आप 14 डे का टाइम मिलेगा। अगर दूसरी जगह त्याग पत्र दे के आ रहा है विदिन 14 डे तो उसको फिर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसकी सीट यहाँ पे बची रहेगी। आगे लिखा हुआ है, और वह एमएलए एमपी पंचायत राज का सदस्य निर्वाचित कर लिया गया है तो संसद या राज्य विधान सभा या पंचायती राज का सदस्य निर्वाचित होने की तारीख से 14 दिवस की समाप्ति पर वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा। वही चीज बता रखी है जो मैंने यहाँ पे आपको बोल के बताई थी, जो मैंने आपको समझाई थी वो यहाँ पे बता रखा है। पूरा समझ आ गया। सीधी सी बात है, एक आदमी एक से ज्यादा जगह पर काम नहीं कर सकता, 2, 3, 4 जगह पर वो काम नहीं कर सकता। फिर देखिए धारा नंबर 43, धारा नंबर 43 के अंतर्गत बताया गया है, प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। देखो
ये चीज जिस दिन मैंने आपको पहला लेक्चर पढ़ाया था ना, हमारा नगर पालिका एक्ट की, नगर पालिका अधिनियम की जो पहली क्लास थी, उसमें मैंने ये पूरा आपको बता दिया था। जितना भी यहाँ लिखा हुआ है पूरा वहां बताया था, अभी फिर से मैं बता देता हूँ। आप याद करो, 3 चीजें होती थी, नगर पालिका बोर्ड होता था आपका, फिर इधर से नगर परिषद होता था, नगर निगम होता था, ये 3 चीजें होती थी। अब आप याद करो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तीनों पॉइंट में आपको ना मैं समझा देता हूँ, एक बार समझना, नहीं समझ आए फिर लास्ट में समरी बताऊंगा। प्रत्येक नगर निगम में एक महापौर होगा, यानी कि मेयर होगा। प्रत्येक नगर निगम में क्या होगा, एक महापौर होगा। प्रत्येक नगर निगम में, सेकंड पॉइंट देखो, प्रत्येक नगर निगम में एक उप महापौर होगा। प्रत्येक नगर निगम में क्या होगा, एक तो महापौर होगा और एक उप महापौर होगा। फिर आगे देखो, प्रत्येक नगर परिषद में एक सभापति होगा, एक सभापति होगा, एक प्रेसिडेंट होगा। और प्रत्येक नगर परिषद में क्या होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, एक सभापति होगा, और प्रत्येक, यहां पे देखो, प्रत्येक नगर परिषद में एक उप सभापति भी होगा। देखो सबसे पहले क्या था, नगर निगम में महापौर था और एक उप महापौर था। इसी तरीके से नगर परिषद में एक सभापति था और एक उप सभापति था। और फिर नगर पालिका बोर्ड में क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। कितना आसान समझा रखा है। नहीं समझ आया, पहली क्लास में बताया था, और एक में छोटा सा एक समरी आपको साइड में लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे। सबसे पहले हम बोर्ड की बात कर ले, नगर पालिका बोर्ड। नगर पालिका बोर्ड के अंतर्गत क्या क्या आएगा, नगर पालिका बोर्ड के अंतर्गत आपका आएगा इधर से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आप इधर लिख लो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। थोड़ा मेरे पास थोड़ी जगह कम है इस वजह से, है ना। ये बोर्ड हो गया, नगर पालिका बोर्ड। फिर इसके बाद में आपका आएगा नगर निगम। नगर निगम में क्या होगा, नगर निगम में एक आपका इधर से सभापति होगा और एक आपका उप सभापति होगा, सभापति होगा और एक आपका उप सभापति होगा। और फिर आपका इधर से आता है नगर नगर आपका ये बोर्ड हो गया, नगर निगम हो गया। अब आपका आएगा अगला परिषद। परिषद के अंदर एक आपका मेयर होता है और उसको हम हिंदी में बोलते हैं महापौर, और एक होता है आपका यहाँ पे उप महापौर। सिंपल था बिल्कुल, कुछ नहीं, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है, 3 पॉइंट खत्म होते। फिर अगला पॉइंट देखो, यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा हुआ है आरक्षण प्रावधान। आरक्षण प्रावधान आप याद करो, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये चीज भी बताई थी। जो आरक्षण होता है ना, मैंने आपको समझाया था कि अगर केंद्र सरकार यहाँ पे आरक्षण प्रोवाइड कर रही है, अगर केंद्र में आरक्षण है, भारत सरकार की तरफ से आरक्षण दिया जा रहा है, तो वो आरक्षण यहाँ पे पंचायती राज में भी लगेगा, नगर पालिका में भी लगेगा, सभी जगह लगेगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आरक्षण प्रावधान यथासाध्य उन क्षेत्रों में स्थित होगी जिनमें उन जातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या के साथ तुलनात्मक रूप से अधिक है। अब एक चीज देखो भाई, जब वहां पे वो रिजर्व कैटेगरी, जहां कहीं रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो रिजर्वेशन वहीं पे दिया जाएगा ना जहां पे रिजर्व कैटेगरी की जनसंख्या ज्यादा होगी, वहां पे उनकी पब्लिक होगी, जनसंख्या होगी, तभी तो रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब ऐसे थोड़ी कि मान लो कोई रिजर्व कैटेगरी की वहां पे जनसंख्या नहीं है और फिर वहां पे रिजर्वेशन दे दिया जाए, ये चीज पॉसिबल नहीं होती। रिजर्वेशन वहीं दिया जाता है जहां पे उनकी जनसंख्या हो। ये चीज यहाँ पे बता रखी है इस पॉइंट में। अगला पॉइंट देखो, यह आरक्षण प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 334, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले जस्ट अभी बताया था। ये अनुच्छेद 334 में क्या बताया गया है, ये बताया गया है अगर केंद्र यहाँ पे आरक्षण दे रही है, केंद्र सरकार रिजर्वेशन दे रही है, तो वो रिजर्वेशन पंचायती राज, नगर पालिका सभी जगह यहाँ पे वैलिड रहेगा। जब तक केंद्र सरकार में रहेगा तब तक राज्य सरकार को भी उस रिजर्वेशन को देना ही पड़ेगा। में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। जब तक वो खत्म नहीं करेंगे केंद्र सरकार वाले, तब तक राज्य सरकार खत्म नहीं कर सकती। ये ऑफिशियल रूल है, ये अनुच्छेद 334 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे बताया गया है अगर मान लो अध्यक्ष नहीं काम पे नहीं आता, उपाध्यक्ष काम पे नहीं आता, वो मजे मार रहे, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो अगर आप सोचो, अगर आप आरओ बन जाती हो तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए ना। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर 1 माह से अधिक की कालावधि तक अनुपस्थित रहे, 1 माह से कालावधि तक कोई भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोई भी सदस्य अगर वो अनुपस्थित रहता है, तो वह अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर नहीं रहेगा। अगर वो 1 महीने तक लगातार नहीं आ रहा, वो अपनी प्रेजेंट आके नहीं दे रहा, जब तक कि नगर पालिका ने उसे अवकाश मंजूर न किया हो। अगर उसने नगर पालिका से अवकाश, फॉर एग्जाम्पल उसने अवकाश पहली बात तो मांगा ही नहीं और वो 1 महीने तक नहीं आया, तो उसको हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट, मान लो उसने नगर पालिका से अवकाश मांगा लेकिन फिर भी उसको नगर पालिका ने अवकाश नहीं दिया और वो काम पे नहीं आया 1 महीने तक, तो फिर भी उसको हटा दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा आगे, फिर आगे क्या होगा, आगे फिर यहाँ पे ये होता है, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन ये होता है कि अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर 6 माह की अवधि में उसका पद भरा जाएगा और उसके पद पे कौन आएगा, उसके पद पे आएगा भैया नवीन अध्यक्ष। और वो नवीन अध्यक्ष बेसिकली वो उपाध्यक्ष ही होगा। जो आपका उपाध्यक्ष होगा ना, वो यहाँ पे नवीन अध्यक्ष होगा।
कंडीशन है अगर मान लो अध्यक्ष काम पे नहीं आया 1 महीने तक लगातार और लेकिन उपाध्यक्ष काम पे आ रहा है तो अगला 1 महीना खत्म होते ही उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन सोचो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भाई साहब दोनों ही काम पे नहीं आ रहे, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में नीचे लिख रखा है, देखो, राज्य सरकार अपरिहार्य परिस्थितियों के मामले में निर्वाचन तारीख को पूर्वोक्त कालावधि से आगे अधिकतम 3 माह तक बढ़ा सकती है। मैं इससे पहले आपको एक पॉइंट समझा देता हूं ना, ये समझ लो। मैंने आपको बताया था अगर अध्यक्ष काम पे नहीं आ रहा तो उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो फिर उपाध्यक्ष कौन रहेगा? वहां पे किसी भी नगर पालिका के कोई भी सदस्य को उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन सोचो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही काम पे नहीं आ रहे तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम कोई भी सदस्य को टेम्पररी, कोई भी सदस्य को, नगर पालिका के कोई भी सदस्य को वहां पे अध्यक्ष का पद दे दिया जाएगा। लेकिन उनके पद जो होंगे वो रिक्त समझे जाएंगे। इसी वजह से अगले 6 महीने के अंतर्गत यहाँ पे उसका पद भरा जाएगा। और यहाँ पे देखो क्लियर लिखा हुआ है 6 महीने के अंतर्गत उसका पद भरा जाएगा। उसके लिए क्या कराया जाएगा? उसके लिए याद करो, मैंने जब एक दिन लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था यथाशीघ्र यहाँ पे पुनर्निर्वाचन किया जाएगा, फिर से वोटिंग करवाई जाएगी। ये चीज मैंने बताई थी यथाशीघ्र। इसका मतलब आप समझ रहे हो, वहां पे टाइम दिया जाएगा और ये 6 महीने के अंदर वैसे पद भरना है। लेकिन अगर मान लो कुछ भी दिक्कत आ जाती है राज्य में, कुछ भी कोई भी यहाँ पे विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि वो अगले 3 महीने तक का यहाँ पे टाइम और बढ़ा सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। यानी कि 6 महीने के टाइम को 9 महीने तक भी वो ले जा सकती है। ये चीज इसमें बताया गया है, देख लो। फिर आगे लिखा हुआ है जब भी यहाँ पे कोई भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो नए बनाए जाएंगे, फिर से चुनाव करवाए जाएंगे, तो उनका नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे राज्य पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। ये चीज लिखा हुआ है यथाशीघ्र का मतलब होता है टाइम फिक्स नहीं होता, बाउंडिंग नहीं होती। ये चीज बता रखी मैंने, देखो अच्छे से। उस दिन जब ये यथाशीघ्र शब्द के बारे में बताया था उस दिन वहां समझाया था, अभी फिर से बता रहा हूँ। यथाशीघ्र का मतलब है कोई टाइम, एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम नहीं होगा कि भाई करवाना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 6 महीने था ना, तो इसकी जगह देखो यहाँ पे 3 महीने का एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहा है ना। अब ये यथाशीघ्र शब्द नहीं होता यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 महीने का टाइम ऐड नहीं कर सकते थे, फिर 6 महीने के अंदर करवाना ही पड़ता। जैसे कि मान लो प्रधानमंत्री की जब अपने यहाँ पे जब पीएम की जरूरत होती है तो वो फिक्स टाइम है कि भाई इस टाइम में हमको पीएम की सीट चाहिए ही चाहिए। समझ गए होंगे आप। अब देखो नगर पालिका का अध्यक्ष नगर पालिका निधि से ऐसे मासिक भत्ते सुविधाएं प्राप्त करेगा जो निर्वाचित की जाए। देखो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो बनेगा ना वो शेष समय काल के लिए बनेगा, शेष कार्यकाल के लिए, ना कि अगले 5 सालों के लिए, ओनली शेष कार्यकाल के लिए बनेगा। तो जो भी सुविधा जो पहले वाले अध्यक्ष उपाध्यक्ष को मिल रही थी वो फिर से इस वाले जो नया नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा उसको भी सारी सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, जो भी यहाँ पे सैलरी वगैरह मिलेगी, जितनी भी सुविधाएं मिलेगी वो सारी इसको फिर से मिलेगी। फिर धारा आपकी 43 खत्म होती है। 44 देखो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि, देख लो इसको। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि, मान्यता का उदाहरण अर्थात अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव को चुनौती देने हो तो उस नगर पालिका क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत निर्वाचन याचिका के द्वारा प्रश्नगत किया जा सकता है। याद करो जब मैंने जिस दिन धारा 31 पढ़ाई थी लास्ट वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, उस दिन मैंने आपको बताया था अगर मान लो कोई भी उम्मीदवार है, कोई भी निर्वाचक है, अगर उसको कुछ भी दिक्कत है, कोई फ्रॉड हो रहा है, कुछ भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, मैंने आपको आधार भी बताए थे क्या क्या आधार है, तो वो पिटीशन फाइल कर सकता है। फिर वो पिटीशन फाइल करता था। फिर आप याद करो जब फर्जीवाड़ा होता था तो धारा नंबर 39, धारा नंबर 40 में यहाँ पे जांच होती थी राज्य सरकार के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा, ये सब होता था यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे बताया गया है कि मान्यता का उदाहरण अर्थात अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को चुनाव को चुनौती देनी हो, वो जो भी डिसीजन आया अगर उसको भी चुनौती देनी हो तो उस नगर पालिका क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत निर्वाचन याचिका के द्वारा प्रश्नगत किया जा सकता है। ठीक है, अब नीचे नोट देखो। नोट में बताया गया है जिला न्यायाधीश निर्वाचन याचिका को अपने अधीनस्थ किसी न्यायाधीश को सुनवाई तथा निपटारे के लिए स्थानांतरित कर सकता है। समझ लो इस पॉइंट को। 44 में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अगर जो भी डिसीजन आया अगर उसको किसी को चुनौती देनी है, किसी को फिर से पिटीशन फाइल करनी है तो वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे जो जिला न्यायाधीश है ना, जो जिला न्यायाधीश, ये यहाँ पे जिसने भी निर्वाचन याचिका, जिसने भी पिटीशन फाइल की है, जिसने भी याचिका दायर की है, उसको यहाँ पे बुला सकता है। किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो उनके पास ये परमिशन होती है, राज्य सरकार के पास, जिला न्यायाधीश के पास, कि जो भी उनका मन करे कोई भी डॉक्यूमेंट उनसे मंगवा सकता है। जैसे भी किसी भी आदमी को अगर मान लो जांच करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़ रही है तो गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है, जो जिला न्यायाधीश है उसके पास ये यहाँ पे परमिशन है कि वो उसका मन करे वो काम कर सकता है, किसी को भी बुला सकता है। किसी भी आदमी की जरूरत पड़ रही है उस काम से संबंधित तो उसको 10 बार आना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट चाहिए तो डॉक्यूमेंट भी दिखाने पड़ेंगे, सारे काम उसको करने पड़ेंगे।
ठीक है, ये जितना लिख रखा है ना ओनली मैं लिमिटेड लिख के लाया हूं, आप इनको याद रखो बस। बाकी देखो इसके बारे में तो और भी आप राज्य पत्र खोल के देखोगे तो वो और भी डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन हम ओनली काम के पॉइंट लेके आए हैं, तो ये जितना लिखा हुआ है उतना समझो, बाकी यहाँ इसको पढ़ते जाओ, इसमें ये बहुत बड़ा है वैसे तो, लेकिन काम की चीजें समझो जहां से क्वेश्चन आएगा। धारा नंबर 44 खत्म होती है। अब क्या है कि धारा नंबर 45 और धारा नंबर 46 थोड़ी लेंथी है, इसमें काम के बारे में बताया गया है कि क्या नगर पालिका का नगर यहाँ पे क्या काम रहेगा। तो देखो धारा नंबर 45 में यहाँ काम के बारे में बताया गया है। काम देखो इसमें मुख्य नगर पालिक कृत्य, यहाँ पे क्या क्या काम है, जो मुख्य काम है वो यहाँ पे बताए गए हैं। प्रत्येक नगर पालिका निम्नलिखित कार्य करेगी, बहुत सारे काम है और आपने बेसिकली देखा भी होगा। देखो आप रोड पे तो जाते हो ना भाई, कम से कम तो देखते ही हो भाई नगर पालिका क्या क्या काम कर रही है। ज्यादातर काम ऐसे जो आपको पता होगा, नहीं पता तो देख लो, एक एक बार मैं यहाँ पे रीडिंग मारूंगा ओनली, समझ आपको इजीली आ जाएगा, जो समझ नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा। प्रत्येक लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, सफाई व्यवस्था। सफाई का काम करेगी, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करेगी, सफाई व्यवस्था हम भी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, नगर पालिका का काम है। सेकंड पॉइंट, सार्वजनिक मार्ग भवनों आदि में रोशनी की व्यवस्था करना, लाइट वगैरह की व्यवस्था करती है शहरों में, वो नगर पालिका करती है, ये चीज आप भी जानते हो। अगर दिवाली पे भी फॉर एग्जाम्पल, दिवाली पे अगर यहाँ पे लाइटें लगाई जाती है, वो कौन लगाती है, वो नगर पालिका लगाती है अपने बजट से। थर्ड, अगर मान लो कहीं आग वगैरह लग जाती है, आपने देखा होगा ना अग्निशमन करके वो गाड़ी रखी रहती है, हमेशा नगर पालिका में रहती है वो गाड़ी। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, कोई भी पार्क वगैरह है गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी उसकी यहाँ पे रक्षा कौन करती है, नगर पालिका करती है। जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मृत्यु हो रही है, उसका पंजीकरण यहाँ पे नगर पालिका के द्वारा होगा। ठीक है, 6 नंबर का पॉइंट, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार कल्याण की कार्य करना नगर पालिका करेगी। कांजी हाउस का रखरखाव करना, इसका मतलब लोगों को समझ नहीं आता, मैं बता देता हूँ। कांजी हाउस का मतलब होता है जो आवारा पशु वगैरह रहते हैं ना, जैसे गाय भैंस, भैंस तो नहीं रहती वैसे आवारा, गाय हो गए, सांड हो गए, ये सब आवारा रहते हैं, कुत्ते वगैरह। तो इनको यहाँ मान लो किसी कॉलोनी में ज्यादा ही हो गए तो उनको पकड़ के कांजी हाउस ले जाया जाता है, और इसी को कांजी हाउस बोलते हैं, जहाँ पे आवारा पशुओं का रख रखाव किया जाता है, उसको कांजी हाउस बोला जाता है। 7 नंबर का पॉइंट, 8 नंबर का पॉइंट, 8वें नंबर का यातायात व्यवस्था करना। ये समझ गए होंगे आप, अगर मान लो कहीं भी यातायात व्यवस्था, इसका मतलब है कहीं रोड कहीं पे टूटी फूटी है, कुछ भी यहाँ पे जग कुछ भी दिक्कत है यातायात से संबंधित, तो उसकी यहाँ पे सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी, नगर पालिका की। सेक्शन की खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देना, पार्क वगैरह में उनके लिए चीजें लगाई जाएगी। आपने देखा होगा पार्कों में, जैसे कोई जयपुर शहर तो आपने देखा होगा यहाँ पे पार्क में उनसे रिलेटेड छोटे मोटे जिम के सामान लगा रखे, एक्सरसाइज से रिलेटेड। और मैं सिर्फ जयपुर की नहीं बता रहा, ज्यादातर सभी जगह पे आपको ये चीजें मिलेगी, जहां जहां पे भी आपका नगर निगम नगर परिषद है। 10वां नंबर का, उद्यान एवं झरने स्थापित करके मनोरंजन क्षेत्रों की व्यवस्था करके नदी के किनारों को संवारकर भूदृश्य चित्रण द्वारा नगरीय क्षेत्रों के सौंदर्यकरण के लिए उपाय करना। 11वां नंबर, समुदाय के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ों और डाटा का संग्रहण करना, डेटा और आंकड़ों का यहाँ पे संग्रहण करना। 12वां, जिला या क्षेत्र विकास योजना यदि कोई हो, जिला या क्षेत्र विकास योजना अगर कोई है, कोई भी, अगर जैसे कि इंदिरा रसोई योजना ले लो भाई, NULM ले लो, 8 योजनाएं पढ़ाई थी, अगर वो है तो उनकी यहाँ पे जिम्मेदारी होती है कि उनको बढ़ावा देना के साथ नगरीय क्षेत्र की विकास योजना और स्कीमों को समेकित करना, लोगों को बताना, थोड़ा एडवर्टाइज करना। 13, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, कोई पशुओं के लिए क्रूरता का निवारण सुनिश्चित करके उनके लिए कदम उठाना, समझ गए होंगे आप। मार्गों का नामकरण और घरों का संख्यांकन करना, जो सड़कों का नाम वगैरह रखा जाता है, जो घरों के आगे नंबर प्लेट लगाई जाती है, वो सब यहाँ पे नगर पालिका का काम होता है। आपने देखा होगा जो पट्टा वगैरह जारी करते हैं ना, कि कौन पट्टा जारी कर रहा है, ये चीज आपने देखी होगी, वो नगर पालिका का काम है। 50 नंबर का पॉइंट, सार्वजनिक तहारतु, इसका मतलब क्या होता है भी बताऊंगा। सार्वजनिक तहारतु, शौचालयों मूत्रालयों का निर्माण करना। तहारतु का मतलब भी बेसिकली शौचालय ही होता है, शौचालय मूत्रालय, ये तहारती बोलते हैं इनको, लेकिन ये पहले के टाइम पे बोला करते थे, अभी नई नई टर्म आ गई शौचालय मूत्रालय, ये भी यहाँ पे कौन करेगा, ये सारे काम भी यहाँ पे आपके इधर से नगर पालिका ही करेगी। ठीक है, ये 5 धाराएं कंप्लीट होती है, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। धारा नंबर 41 के अंतर्गत बताया गया है, धारा 3940 के जो यहाँ पे डिसीजन आएंगे, अगर उसको किसी को चुनौती देना है वो चुनौती दे सकता है, और यहाँ पे ये चीज बता रखी है, आप देख सकते हो, अगर उसके डिसीजन अगर उसके प्रतिकूल है तो वो चुनौती दे सकता है, और अगर उसके अनुकूल है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर प्रतिकूल है तो फिर उसको अगले 6 साल के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। धारा नंबर 42 में बताया गया है, कोई भी एक आदमी यहाँ पे नगर पालिका का, पंचायत का, और इधर से आपका राज्य विधानमंडल, और आप इधर से देख लो यहाँ पे इन सबका, यानी कि एक साथ यहाँ पे सदस्य नहीं रह सकता, ये चीज देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। नगर पालिका का सदस्य संसद, राज्य विधानमंडल और पंचायती राज सभा, इन सबके एक साथ नहीं रह सकता सदस्य, वो एक ही जगह पर रह सकता है। अगर उसने ऐसी गलती की है तो उसको 14 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसके अंतर्गत वो यहाँ पे त्याग पत्र सौंप दे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
प्रत्येक नगर पालिका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, महापौर, उप महापौर ये होंगे, मैंने आपको बता ही दिया था। और आरक्षण वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था। अनुच्छेद 334 के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार में अगर रिजर्वेशन है तो राज्य सरकार को भी रिजर्वेशन देना पड़ेगा। और अगर कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो मैंने बताया था कि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष को यहाँ पे अध्यक्ष बना दिया जाएगा, अगर लगातार 1 महीने के लिए अनुपस्थित है तो। लेकिन अगर दोनों ही अनुपस्थित है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष, तो यहाँ पे टेम्पररी किसी भी सदस्य को, नगर पालिका का जो भी सदस्य है उसको यहाँ पे थोड़े दिन के लिए कुर्सी दे दी जाती है, जिससे काम यहाँ पे कंटिन्यू रह सके। और फिर यहाँ पे फिर से चुनाव करवाया जाता है और वो चुनाव अगले 6 महीने के अंतर्गत यथाशीघ्र करवाया जाता है। लेकिन अगर राज्य में कोई भी परिस्थिति आ जाती है, विपरीत परिस्थिति, तो यहाँ पे 3 महीने का टाइम और एक्स्ट्रा मिलता है, टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है। धारा 44 के अंतर्गत बताया गया है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि, ये देख सकते हो आप। अगर किसी को चुनौती देनी है तो वो दे सकता है डिसीजन को, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। जिला न्यायाधीश के समक्ष, ये मैंने बताया था। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये परमिशन होती है, अगर किसी से भी कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है, किसी को भी आदमी को बुलाना है, वो बुला सकता है। धारा नंबर 45 के अंतर्गत उनके काम बताए गए हैं कि भैया वो क्या क्या काम करेगी यहाँ पे नगर पालिका, ठीक है। ये सारा यहाँ पे खत्म होता है। तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब जैसे ही ये क्लास अपलोड होगी, अपलोड होने के जस्ट 1 मिनट बाद में टेलीग्राम पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा, बिल्कुल 1 मिनट बाद, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट नोट्स मिलेगा सिमिलर जो पढ़ाया गया है। तो इनको आप पढ़ो, वैसे पढ़ने की चीज है, एक बार ये क्लासें हम ले रहे हैं, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा वो आप समझ सकते हो। अगर कंटेंट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज एम विद्यार्थी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे एम विद्यार्थी थोड़ा आगे जा सके, जिससे क्या होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, थोड़े ज्यादा वीडियो मैं बना पाऊंगा, बस इतना होगा, ठीक है। तो एम विद्यार्थी को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ, बेल आइकन को प्रेस करो, और ये वेबसाइट और टेलीग्राम जिसका मन हो वो विजिट कर लेना, कंटेंट देखना, कंटेंट पसंद आए तो चैनल ज्वाइन करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका चैप्टर नंबर 2 में बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा। धारा नंबर 46 से लेकर धारा नंबर 50 तक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।